हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर घर में यूज़ करने वाले प्लास्टिक के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यानी कि अनेक वैरायटी के प्रोडक्ट इस मशीन से बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के आप घर में जो भी चीज़ें देखते हो वो अधिकतर आपको प्लास्टिक की ही मिलेगी, घर को छोड़कर। तो दोस्तों, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रिंसिपल पर यह कार्य करती है, आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो बच्चों के खिलौने होते हैं, टॉयज़ होते हैं, ये ऑलमोस्ट 90% खिलौने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से ही तैयार किए जाते हैं। तो आप देख सकते हो, आप सोच सकते हो कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का प्लास्टिक फील्ड में कितना महत्व है। तो किस बेस पर, किस प्रिंसिपल पर इंजेक्शन मोल्डिंग कार्य करती है, आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और किस तरीके से कार्य करती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और वीडियो पर एंड तक बने रहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि जो पहले यूट्यूब पर किसी ने नहीं दी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल फादर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि नई नई वीडियो जो हम लेके आते हैं आपके लिए उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस प्रिंसिपल पर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वर्क करती है, बाकी कैसे उसमें पार्ट निकल के आता है, कौन सा मटेरियल उसमें डलता है, ये सारी बातें हम बाद में करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस प्रिंसिपल पर, किस बेस पर कार्य इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन करती है। तो दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये इंजेक्शन की एक सिरिंज देख रहे होंगे। ये एक इंजेक्शन की सिरिंज है। तो आप देखते होंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इंजेक्शन नाम क्यों आया, वो केवल इसी की वजह से आया है। ये इंजेक्शन की एक सिरिंज है और इसी के प्रिंसिपल पर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वर्क करती है। कैसे करती है ये आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, ये सिरिंज जो है ये आगे पीछे होती है इस तरीके से। अगर आप प्लास्टिक फील्ड में पहले से ही कार्य कर रहे हैं, चाहे आप 1 महीने से कर रहे हैं, 2 महीने से या 10 साल से, 5 साल से, कितने भी टाइम से वर्क कर रहे हैं, तो आप इस सिरिंज को देखते ही समझ गए होंगे कि ये सिरिंज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का कौन से पार्ट का कौन सा हक अदा कर रही है, यानी कि कौन सा कार्य कर रही है। अब मैं आपको समझा दूं। ये एक सिरिंज हो गई, आप इसे एक सिरिंज की तरह मत समझिए, इसे समझिए आप बैरल। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो बैरल होता है, आप इसे वो पूरा का पूरा बैरल समझिए। पूरी जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो बेस है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप ये समझिए बैरल, ये बैरल है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का, और ये जो है ये आगे पीछे जा रहा है, इसको आप स्क्रू समझिए। ये स्क्रू है, ये आगे पीछे होता है। आप अगर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आपने चलाई है तो आप जानते होंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो स्क्रू होता है वो आगे पीछे मूव करता रहता है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैरल हो गया। आगे जो लगा हुआ है ये नोजल हो गया, जिससे मटेरियल बाहर निकलता है, प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो सभी की, तो जितनी भी मशीनें हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, सभी के सभी इस पर बेस है। जैसे ही आप प्रोडक्ट बनाने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो मेल्ट मटेरियल पड़ा हुआ है बैरल के अंदर, उसको रिफिल करोगे मतलब शॉट लेने के लिए स्क्रू से आगे ले जाओगे तो वो घूमता हुआ पीछे जाएगा, यानी कि स्क्रू घूमता हुआ पीछे जाएगा इस तरीके से। ये तो स्ट्रेट जा रहा है पीछे, लेकिन स्क्रू घूमता हुआ पीछे जाएगा। और उसमें जो फ्लाइट लगी है गोल गोल, आप देख सकते हैं वीडियो में भी, ये फ्लाइट जो लगी हुई है इसके थ्रू मटेरियल आगे की ओर जाएगा, यानी कि रिफिल हो जाएगा, डोजिंग हो जाएगा और चार्जिंग हो जाएगी। ये सारी चीज़ें एक ही, ये सारे वर्ड एक ही कार्य के हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के। तो आप देख सकते हो पूरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इस पर बेस है, ठीक है। ये स्क्रू हो गया, ये पूरा का पूरा बैरल हो गया, ये नोजल हो गया। स्क्रू जब पीछे जाएगा मटेरियल आगे आएगा, और जब स्क्रू दोबारा से आगे जाएगा तो मटेरियल नोजल की तरफ से मोल्ड के अंदर चला जाएगा और उसमें पार्ट की शेप ले लेगा। जो भी पार्ट आप बनाना चाहते हो उसकी शेप ले लेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के प्रिंसिपल का आइडिया लग गया होगा, पता चल गया होगा। सबसे पहले स्क्रू पीछे जाएगा घूमते हुए, जो मटेरियल यहाँ पे था वो आगे आ जाएगा। आगे आने के बाद स्क्रू पीछे रहेगा जब तक हम इंजेक्शन नहीं करेंगे।
इंजेक्शन स्क्रू ही करेगा, स्क्रू ऐसे आगे जाएगा, धीरे धीरे आगे जाएगा। तो जो मटेरियल यहाँ पर फिल हो गया था वो नोजल से निकलता हुआ मोल्ड के अंदर पहुंच जाएगा और पार्ट बन जाएगा। उसको कहते हैं कि शॉर्ट लग गया, यानी कि जो शॉर्ट था हमारा मटेरियल था वो मोल्ड में पहुंच गया और पार्ट बन चुका है। तो इसको रखते हैं हम एक साइड। अब बात करते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन फर्स्ट स्टेप से और आखिरी के स्टेप तक कैसे वर्क करती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर जो हम पार्ट बनाएंगे उसको बनाने से पहले हमें मटेरियल चूज़ करना होगा कि हम किस मटेरियल को यूज़ करने वाले हैं पार्ट बनाने के लिए। अब मान लीजिए मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक तो रिसाइकलेबल मटेरियल होता है और एक वर्जिन मटेरियल होता है। जो रिसाइकल मटेरियल होता है वो क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप। दोस्तों जब आप घर में कोई भी प्लास्टिक की वस्तु खरीद के लाते हो, कोई भी प्लास्टिक का आइटम खरीद के लाते हो, तो कुछ टाइम बाद वो पुराना हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो टूट भी जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक होने के बाद आपके घर में तो कोई जगह नहीं है उसके लिए, वो पड़ा रहेगा और घर में आपके एक कबाड़ा ही फैलाएगा, एक डस्ट ही रखेगा वो। तो आप क्या चाहोगे कि उसको सेल करके मैं वही प्रोडक्ट नया ले आऊँ। ठीक है, तो सेल जब आप कर रहे हो, जो आपका मटेरियल, जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो टूटा हुआ प्रोडक्ट आपका खरीद रहा है, वो कहाँ पहुँचाएगा? वो कबाड़ी के पास जाएगा, आपके ही शहर में कबाड़ी के पास जाएगा और कबाड़ी जो है थोड़ा सा अपना मार्जिन उसमें ऐड करके आगे सप्लाई कर देगा। आगे सप्लाई करने के बाद जो कबाड़ी से लेके जा रहा है, भंगार वाले से लेके जा रहा है, अगर उसके पास मशीन होगी रिसाइकिल करने की तो वो अपने आप से ही रिसाइकिल करके और कंपनियों को सेल कर देगा। ठीक है, अगर उसके पास मशीन नहीं होगी तो वो आगे और कंपनियों को सेल कर देगा जिसके पास मटेरियल को रिसाइकिल करने वाले ग्राइंडर होंगे जो फ्रेश मटेरियल बना देंगे। भाई जब आप सेकंड हैंड यानी कि टूटा हुआ अपने घर से प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, सेल कर रहे हो, तो उसमें डस्ट भी होगी, उसमें कीचड़ भी लगा हुआ है, यानी कि दाग धब्बे भी होंगे और मिट्टी वगैरह भी लगी होगी और साफ़ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल क्लीन नहीं होगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं कि आप काफ़ी साल तक यूज़ करते हो, उसकी केयर करते हो, तो वो बिल्कुल साफ़ रहते हैं, बिल्कुल नए की तरह चमकते रहते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि जब आपका जो प्रोडक्ट है पुराना हो गया, जो जिसे आप यूज़ कर रहे हो, तो कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल गंदा हो जाता है। तो मशीन वाले जो लेके जाएंगे, कबाड़ी से लेके जाएंगे, फिर वहाँ पर जाके उसकी धुलाई होगी, यानी कि क्लीनिंग होगी, ग्राइंडर में जाएगा। ठीक है, ग्राइंडर में जाने के बाद उस प्रोडक्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बड़े बड़े, फिर एक और ग्राइंडर में जाएगा छोटे टुकड़े करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ से छोटे छोटे टुकड़े होके बाहर आ जाएंगे। ओके, उनको बोलते हैं पैलेट्स। पैलेट्स भी बोल सकते हैं आप उसको, या फिर रिसाइकिल मटेरियल भी बोल सकते हो। जब वो छोटे छोटे टुकड़े हमारे हाथ में आ गए, फिर वो मेल्ट होने के लिए वापस जाते हैं मशीन के अंदर। मेल्ट होने के बाद वो जब अपने एक प्रॉपर टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएंगे, फिर वो मशीन से एक सेवई की तरह बाहर निकलेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में। तो ये सेवई की तरह बाहर निकलेंगे। सेवई की तरह बाहर निकलने के बाद ठंडे होंगे, कूलिंग देने के बाद ये बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। फिर इनको एक छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना होगा। छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं पैलेट्स, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। इसको कहते हैं पैलेट्स, या फिर रिसाइकिल मटेरियल भी बोल देंगे, रिसाइकिल मटेरियल भी बोल देंगे। ठीक है, जब वो छोटे छोटे टुकड़े में आ गया तो वो हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर मटेरियल यूज़ करने के लिए आ चुका है, उसी को हम रिसाइकिल मटेरियल बोलते हैं। तो दोस्तों जब आपके घर से वो मटेरियल गया, वो प्रोडक्ट गया, आपने सोचा था कि इतने प्रोसेस से होके उसे निकलना पड़ेगा, जब जाके वो दोबारा से नया पार्ट बनने के लायक हो पाएगा। तो रिसाइकिल मटेरियल तो दोस्तों इसको बोलते हैं, जब आपके घर से प्रोडक्ट गया और वो मशीनों से निकल के वो साफ़ क्लीनिंग होकर दोबारा से टुकड़े बन के, उसके छोटे छोटे दाने बन के आए, जिसे पैलेट्स भी बोलते हैं, वो फिर से बन के दोबारा आपके घर में प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रिसाइकिल मटेरियल तो ये हो गया। अब आता है वर्जिन मटेरियल। दोस्तों वर्जिन मटेरियल वो होता है जिसको एक भी बार अभी तक यूज़ नहीं किया गया, उसको बोलते हैं हम वर्जिन मटेरियल। ठीक है, दो तरह के मटेरियल हो गए। अब दोस्तों आपने बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी, कुछ तो होगी महंगी, प्लास्टिक की महंगी वस्तुएं होंगी, कुछ होगी उस वस्तु से सस्ती, जबकि देखने में सेम होगी, साइज सेम होगा। अगर आप मान लीजिए बकेट भी ले रहे हो, एक बाल्टी ले रहे हो, तो बाल्टी में 20 लीटर की बाल्टी आप मान लीजिए, एक बाल्टी ये है, एक दूसरी है, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग अलग होगी। पानी सेम आ रहा है 20 लीटर ही, देखने में सेम है, ढक्कन भी उसके ऊपर है और हैंडल भी उसका मेटल का है, यानी लोहे का है, बाकी सब सेम होगा, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो सेम नहीं होगी।
मान लीजिए कि एक बाल्टी तो आपकी 300 रुपये की आ रही है, एक आ रही है आपकी 150 रुपये की, तो हाफ में क्यों दे रहा है? क्योंकि वो सस्ती है, सस्ता मटेरियल उसमें लगा हुआ है। तो सस्ता मटेरियल कौन सा होगा? वो होगा रिसाइकलेबल मटेरियल, जो रिसाइकिल होके आ गया है, क्योंकि उसने अपना जो पैसा उस पर लगा हुआ था, अपना जो खर्च है, उनने पहली बार में जब वो बन के गया था पार्ट, उसने अपना पैसा वहाँ पर वसूल कर दिया है। अब जो उससे कीमत ले रहे हैं वो तो आपकी मेहनत की ले रहे हैं, जब वो दोबारा से रिसाइकिल करने में उसके पैसा लगा है और आपके घर तक पहुँचा है। थोड़ा बहुत मार्जिन ऐड कर लेते हैं कंपनी वाले, और फिर बीच में ब्रोकर जो होते हैं, जो होलसेलर होते हैं या रिटेलर होते हैं, वो भी अपना मार्जिन उसमें ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों अंतर होते हैं वर्जिन मटेरियल में और रिसाइकिल मटेरियल में। रिसाइकिल मटेरियल जो होगा पार्ट बन के आएगा उसका, वो सस्ता पार्ट होगा, और वर्जिन मटेरियल का जो पार्ट होगा वो महंगा पार्ट होगा, क्योंकि वो अभी तक एक भी बार बन के आपके घर तक नहीं आया। ठीक है, तो रिसाइकिल मटेरियल बोलते हैं जो आपके घर से चला गया और बार बार बन के आपके घर तक आ रहा है पार्ट बन के, और वर्जिन मटेरियल होता है जो अभी तक एक भी बार यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमको चूज़ करना पड़ेगा मटेरियल, कि मटेरियल हमको वर्जिन चाहिए या रिसाइकिल मटेरियल चाहिए। दोस्तों रिसाइकिल मटेरियल में एक प्रॉब्लम और है। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई मग हुआ या बाल्टी हुई, वो कौन से कलर की है? रेड कलर की है, तो उससे रेड कलर की ही चीज़ें बन पाएगी। ठीक है, अगर उसमें हल्का सा लाइट कलर हुआ, ज़्यादा डार्क कलर नहीं हुआ, तो आप किसी भी कलर का उसमें मास्टर बैच ऐड करके किसी भी कलर की आप प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर डार्क कलर है तो आप उसी कलर का आप पार्ट उससे ले सकते हो। ठीक है, तो आप चूज़ करिए आपको वर्जिन मटेरियल चाहिए या फिर रिसाइकिल मटेरियल चाहिए। अब आपका रिसाइकिल मटेरियल या वर्जिन मटेरियल चाहिए, वो चीज़ डिसाइड हो चुकी है। अब क्या करना है? उसमें नमी चेक करनी है, डस्ट चेक करना है कि उसमें डस्ट तो नहीं है, उसमें नमी तो नहीं है। अगर नमी होगी तो होपर ड्रायर में डालकर उसको पहले सुखाया जाएगा, उसकी नमी दूर की जाएगी, और अगर उसमें डस्ट है तो उसको साफ़ किया जाएगा। और मान लीजिए कि आपका मटेरियल बिल्कुल पार्ट बनने के लिए तैयार है, ना तो उसमें डस्ट है ना नमी है, तो सबसे पहले आपको वो मटेरियल होपर में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और होपर में ऐड करने के लिए देखिए दोस्तों मशीन होती है बहुत ऊँची, बहुत हाइट पे होती है, तो उसमें ऐड करने के लिए आजकल मटेरियल लोडर भी आ चुके हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये मटेरियल को लोड करता है होपर के अंदर। उससे पहले आपको मास्टर बैच मिलाना पड़ेगा मटेरियल के अंदर। जिस भी कलर का आपको पार्ट चाहिए उसी कलर का आपको मास्टर बैच मिलाना पड़ेगा। वो मास्टर बैच मिलेगा मिक्सचर के अंदर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये मिक्सचर है। इसके अंदर हम मटेरियल डालते हैं एक रेशियो के अंदर कि कितने केजी हमको मटेरियल चाहिए और कितने ग्राम हम इसमें मास्टर बैच ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो मटेरियल है वो मिक्स हो चुका, होपर में जो लोड करने वाला लोडर है, मटेरियल लोडर है, वो तैयार है। तो मिक्सचर से सक करके जो मटेरियल लोडर है वो होपर तक मटेरियल को पहुंचा देगा। अब क्या होता है? अब बात चलती है, आगे का प्रोसेस आता है। होपर से जो मटेरियल है वो बैरल में जाएगा। ठीक है, बैरल में जाएगा। बैरल में भी 3 जोन होते हैं। सबसे पहला होता है फीड जोन, यानी कि जो मटेरियल होपर से ग्रहण कर रहा है या ले रहा है। ठीक है, फिर होता है ट्रांजिशन जोन, जो होता है बीच का जोन। सबसे पहले हो गया फीड जोन, होपर की साइड से मैं आपको काउंटिंग करवा रहा हूँ। सबसे पहले हो गया फीड जोन, फिर ट्रांजिशन जोन या फिर ट्रांसफ़र जोन। ठीक है, फिर हो गया मैट्रिक जोन, वो लास्ट वाला जोन हो गया जो नोजल के पास होता है। सबसे पहले फीड जोन आएगा जो होपर से मटेरियल लेगा, उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। बैरल में ऊपर हीटर लगे होते हैं, बैंड हीटर, उनका अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो जो फीड जोन होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, जो ट्रांजिशन जोन होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो मैट्रिक जोन होता है सबसे लास्ट वाला, उसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है, ताकि वहाँ तक मटेरियल जम ना जाए और आसानी से नोजल से निकलता हुआ जो मेल्ट मटेरियल है मोल्ड में पहुँच जाए। ठीक है, 3 जोन मैंने आपको गिनवा दिए हैं स्क्रू के। सबसे पहले होपर से बैरल में मटेरियल आएगा। मान लीजिए कि मटेरियल आ गया है बैरल में, वो धीरे धीरे मेल्ट होएगा। मेल्ट होने के बाद जब पूरी तरह से वो मेल्ट हो जाएगा तो आपको रिफिलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि फीड जोन में मटेरियल है उसको आपको मैट्रिक जोन तक लेके जाना पड़ेगा, यानी कि स्क्रू के आगे ले जाना पड़ेगा, तभी तो इंजेक्शन होएगा। तभी तो जो मैंने आपको पहले बताया था, इस सिरिंज में जो मटेरियल यहाँ पे फैला हुआ है वो धीरे धीरे स्क्रू घूम के पीछे जाएगा और जो मटेरियल है वो आगे आ जाएगा इंजेक्शन के लिए तैयार होने के लिए। ठीक है दोस्तों,
तो मान लीजिए कि रिफिलिंग हो गई, रिफिलिंग होने के बाद मटेरियल आगे आ गया। अब होएगा दोस्तों मोल्ड क्लोज, क्योंकि मोल्ड क्लोज नहीं होगा और आप इंजेक्शन कर दोगे तो मटेरियल सारा नीचे गिर जाएगा। रिफिलिंग होने के बाद मोल्ड क्लोज होएगा, मोल्ड क्लोज होने के बाद दोस्तों इंजेक्शन होएगा, इंजेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद होल्डिंग टाइम लगेगा। दोस्तों मटेरियल को कुछ टाइम रोकने के लिए होल्डिंग टाइम का यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इंजेक्शन करते हो और अगर कुछ देर स्क्रू को वहाँ पर रोक के नहीं रखा, स्टॉप नहीं करके रखा, तो जो मटेरियल है वो थोड़ा पीछे भी आ सकता है, पीछे भी खिसक सकता है। उसमें क्या, अगर ऐसा हो जाता है तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी, शॉर्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि और स्प्रू है वो मोल्ड में फंस जाएगा। तो ये 2 प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ सकती है अगर होल्डिंग प्रेशर नहीं लगेगा। तो इंजेक्शन होने के बाद में होल्डिंग प्रेशर होता है, होल्डिंग प्रेशर के बाद कूलिंग टाइम चल जाता है। दोस्तों पार्ट को ठंडा भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब इतना गर्म मटेरियल है उसको ठंडा करो, नहीं तो वो फैल जाएगा और श्रिंकेज आ सकती है, उसमें श्रिंकेज यानी पार्ट मुड़ सकता है। उसके बाद कूलिंग टाइम होएगी और कूलिंग टाइम के साथ दोस्तों रिफिलिंग भी होती है। कूलिंग टाइम और रिफिलिंग दोनों एक ही समय में होती है, रिफिलिंग बोल लीजिए या डोजिंग कह लीजिए या चार्जिंग कह लीजिए। उसके बाद क्या होगा, मोल्ड को ओपन किया जाएगा। ये प्रॉपर साइकिल टाइम चल रहा है दोस्तों, जो साइकिल टाइम बोलते हैं, ये साइकिल टाइम चल रहा है। मोल्ड ओपन होगा, मोल्ड ओपन होने के बाद इजेक्टर लगेंगे, यानी कि पार्ट को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना। अब पार्ट ऐसे तो निकलेगा नहीं, इजेक्टर लगेंगे, इजेक्टर के थ्रू पार्ट बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इजेक्टर लग के जब पीस बाहर आ जाएगा यानी कि जो शॉर्ट है वो हमारा बाहर आ जाएगा, उसका जो फीड सिस्टम है उसको अलग कर लेंगे, जिसमें कि स्प्रू, रनर और गेट होता है, या हल्की फुल्की पार्ट के साथ फ्लैश भी आ जाती है। उस फ्लैश को, उस फीड सिस्टम को अलग करने के बाद हम चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, पार्ट की क्वालिटी चेक करेंगे कि वो पार्ट ठीक है या नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो उसको या तो होल्ड केबिन में डाल देंगे, होल्ड वाले बीन में डाल देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ओके है पार्ट या नहीं है, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट के जो वर्कर होते हैं उस पार्ट को वो चेक करेंगे। तो उसको आपको रिजेक्शन बीन में नहीं डालना। जो होल्ड वाला बीन होता है या होल्ड वाला कार्टून होता है, जिसमें जो स्पेस होता है उसमें आप उसको डाल दोगे। फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट का वर्कर आएगा, उसको चेक करेगा, अगर वो ओके है तो ओके वाले पार्ट में चला जाएगा और रिजेक्ट है तो रिजेक्ट वाले पार्ट में चला जाएगा। तो दोस्तों ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का कुछ प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से काम करती है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जैसा कि आपने पूरी वीडियो में देख लिया होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।